जय हिंद साथियों, आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट के 14वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने जीके और ग्रामीण विकास प्रवेश का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो देर किस बात का है, अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। और हाँ, इस वीडियो का जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारी पीडीएफ आराम से उपलब्ध है, मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? अगर बात किया जाए तो दीर्घ स्वर मुख्यतः तीन होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, एक होता है बड़ा आ, एक होता है बड़ी ई और एक होता है बड़ा ऊ। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। जैसे हर्ष स्वर की बात करें जिसको लघु स्वर कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छोटा आ ई उ री, ठीक है, अ ई उ री। बाकी अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो आ ई उ, ठीक है, 3 होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल है सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, तो पहले प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। 2 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन की अगर आप बात करोगे तो इसमें कौन कौन से आते, ध्यान देना। या, रा, ला और आपका हो गया वाह हो गया। ठीक है, जिनका उच्चारण मुख के आंतरिक भाग से होता है वो आपके अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? या, रा, ला, वाह। तो यहाँ पे 2 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल है सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। बात करें ए वाला तो ये कंठ है। ठीक है, और टा की बात करें तो ये मूर्धन्य है। चा की बात करें तो क्या है? तालव्य है। ठीक है, तो 2 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, निम्न में से एक रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ की बात करें तो ध्यान देना, ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, जिनका खंडन करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता वो आपके क्या होते हैं? रूढ़ होते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे जो आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, क्योंकि नाक जो है आपका क्या है? रूढ़ है। और इसको जब आप तोड़ोगे ना तो आप क्या आएगा? ना प्लस क्या आएगा? क आएगा। क्या आएगा? ना प्लस क। तो ना का यहाँ पे कोई कुछ नहीं मतलब होता। ठीक है, और का भी कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये कैसा है? रूढ़ है। कैसा है? रूढ़ शब्द है। तो 3 का आपका हो जाएगा ए वाला। बाकी बात करें ऑप्शन नंबर जो आपका दिया कौन सा, याद रखिएगा बी वाला। कौन सा? ऑप्शन नंबर बात करें अगर हम लोग बी की तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा? घुड़सवार। घुड़सवार आपका आ जाएगा किसमें? तो याद रखिएगा ये आ जाएगा यौगिक शब्द में। लंबोदर आ जाएगा किसमें? तो योग रूढ़ में आ जाएगा। दूध वाला आ जाएगा यौगिक शब्द होता है। ठीक है, तो 3 का याद रखिएगा सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न में इन्होंने कहा कि भाई रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा बीच में देखिएगा रत्नाकर में, अगर आप बीच में देखोगे तो बीच में क्या है? ध्यान देना, यहाँ पे देखिएगा दीर्घ है। क्या है? दीर्घ है। ना पर आक मात्रा ना है, तो इसका संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? रत्न धन आकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रत्न धन आकर हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सी संधि होगी? तो दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, रत्नाकर में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, संधि की अगर बात करें तो 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है भैया? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, और स्वर संधि भी कितने प्रकार के होते हैं? 5। आप ऐसे याद करना, डी, जी, वाया। ठीक है, वा या। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। तो डी से हो जाए दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं स्वर संधि? 5 प्रकार के होता है। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। चलिए तो 4 का आपका हो जाएगा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में कौन सा समास है? ठीक है, चलिए तो प्रतिमान की अगर बात करें तो इसमें होता अव्ययी भाव समास होता। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता। कैसे?
याद रखिएगा जिस समास का पहला पद अव्यय होता है या कोई उपसर्ग होता है, ठीक है, अक्सर पहले ही आपको मिल जाएगा आ, अनु, हर, भर, प्रति, यावत, यथा, ठीक है। ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे, आ मिलेगा या तो अनु या तो भर, ठीक है, आ, अनु, हर, भर, प्रति, यावत, यथा, ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं, ठीक है। और पहला ही पद क्या होता है, अव्यय होता है, अव्यय भी भाव समास में। 5 नंबर का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। तत्पुरुष की बात करें तो बीच में अक्सर कारक चिन्ह होता है, जैसे हो गया राजा पुत्र, ठीक है, राजपुत्र राजा का पुत्र हो जाएगा। द्वंद्व समास की बात करें तो बीच में योजक चिन्ह आता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ठीक है। द्विगु समास की बात करें तो जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है आपका क्या होता है, वो द्विगु समास होता है, ठीक है, जैसे तिराहा हो गया, चौराहा हो गया, ठीक है। तो 5 का आपका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन सा, अव्ययी भाव समास आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिएगा उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं या उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्दांश के पहले लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यूं आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक शब्द लिखा, ठीक है, क्या लिखा है, एक शब्दांश लिखा है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, एक शब्दांश लिखा है, ध्यान देना क्या लिखा है, एक शब्दांश। तो शब्दांश के जो पहले लगता मतलब यहाँ पे लगेगा वो क्या लगेगा, उपसर्ग, और बाद में जो लगता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो अगर आप बात करोगे परिक्रमा में तो कौन सा लगा है, तो याद रखिएगा परि, क्या लगा है, परि उपसर्ग लगा है किसमें, परिक्रमा में, ठीक है। अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। तो 7 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, ठीक है। क्या कहा कि भैया मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए क्षण में, गर्भ करे क्या इतना। वाह भाई वाह, कितनी सुंदर लाइन है कि भाई मन रे तन कागद का पुतला, ठीक है, मन यूं कागद के पुतले के समान है, लागे बूंद बिनस जाए क्षण में, ठीक है, एक ही बूंद से जो कि एक क्षण में विनाश हो जाएगा, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो याद रखिएगा शांत रस का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, ये किसका, शांत रस का बहुत ही फेमस रस एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर बात करें रसों की संख्या तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। अगर बात करें नौवां रस तो नौवां रस है शांत रस, और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, क्या होता है, निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, और रति का मतलब क्या होता है, प्रेम। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो याद रखिएगा शोक होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रेम होता है, ठीक है। तो 7 का आपका हो जाएगा कौन सा, याद रखिएगा डी वाला आपका सही हो जाएगा कि भैया मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, ठीक है। चलिए तो कौन सा हो जाएगा, डी वाला। प्रश्न संख्या 8 की अगर आप बात करोगे तो 8 में इन्होंने क्या कहा, बांधा था विधि को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। यहाँ पे देखिएगा बांधा था विधि को किसने, इन काली जंजीर, विधि को बांधना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे देखिए बढ़ा चढ़ा के कह रहा है कि भाई मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा था हीरो से, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के जहां पर कोई बात कही जाए तो वहां पे होता भैया अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाए। इसके अलावा अगर कहा जाए अतिशयोक्ति में तो भैया हनुमान जी की पोछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग, ये भी क्या है, अतिशयोक्ति। इसके अलावा और क्या कह सकते हो, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक ते तक था उस पार, ठीक है। क्या क्या, पहला था हनुमान जी की पोछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग, ये भी क्या अतिशयोक्ति का एग्जाम्पल है। और क्या है, तो भैया बहुत सारे एग्जाम्पल दूसरे अगर बात कर ले तो जैसे कि भाई आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। वाह भाई कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति है कि भाई राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। चलिए अतिशयोक्ति आपको आ गया। अनुप्रास अलंकार कहा क्या होता है कि भैया जहां एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है, एक ही वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, ठीक है।
याद रखिए उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि भैया अगर कह दिया जाए इसमें जैसे आपसे कहा जाए अनुप्रास अलंकार में, जैसे कहते हैं ना भैया चंदू की मम्मी, ठीक है, चांदी की ठीक है, चांदी की कटोरी में चांदी के चम्मच से, तो चा 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 कई बार आता है। ठीक है, तो आपका वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। यमक की अगर बात करोगे तो याद रखिएगा जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं और उनका अर्थ हर बार क्या होता है, अलग अलग होता है, वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार। बहुत ही पुराना एग्जाम्पल एक है, कनक कनक के सौगुनी माँ दगता दिखाए वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो कनक कनक दो बार आता है, एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा। ऐसे और कह सकते हो, काली घटा की घमंड घटा। तो घटा घटा दो बार आता है, एक घटा का मतलब हो गया बादल, एक घटा का मतलब हो जाता है घट जाना। ठीक है, श्लेष की बात करें तो याद रखिएगा जहां पे कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसका अर्थ कई सारे होते हैं, वहां पे क्या होता है, श्लेष। आपने देखा भाई, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी का कई अर्थ होता है, प्रतिष्ठा होता है, चमक होता है, ठीक है, कई अर्थ होता है। तो याद रखिएगा चूना भी होता है, तो 8 का हो जाएगा डी वाला, याद रखिएगा। चलिए, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन हो रहा है पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे, डोंट वरी, आप लोग ध्यान से देखते जाए, पूरा आपको पूरा हिंदी आपका रिवाइज हो जाएगा और प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा साथ में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं, 9 और 10। देखिए, कहा कि भाई निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। बात करें तो जो मूल धातु क्रिया जैसे चलना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ठीक है, ये सब क्या मूल क्रिया। तो मूल क्रिया से ही प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रथम प्रेरणार्थक, क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक, और एक होता क्या, द्वितीय प्रेरणार्थक, क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। ठीक है, एक तो होता है प्रथम प्रेरणार्थक, एक तो होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करने के लिए आना लगाते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करने के लिए वाना लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे चलना तो हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक क्या, चलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, चलवाना। ठीक है, इसी प्रकार का दे जागना, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा, जगाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, जगवाना। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जगाना क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, जो प्रेरणा देता है, जगाना। ठीक है, चलिए 10 नंबर की बात करोगे तो ध्यान दीजिएगा, तो 10 नंबर में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा भैया आंख का पर्यायवाची क्या है, आंख का पर्यायवाची क्या है। तो चलिए आंख का पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। भैया यहाँ पे देखना, जो लोचन है, लोचन ये क्या होता है, आंख का पर्यायवाची है, क्या है, आंख का। क्यों, आंख का और भी होता है, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, ठीक है, नेत्र, ये सब क्या है, आंख का पर्यायवाची। ये तो भैया पावक होता है ना, आग का होता है। तो 10 का याद रखिएगा ए वाला। 11 की अगर आप बात करोगे तो 11 में इन्होंने क्या कहा, भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है। तो याद रखिएगा भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द होता भावी। ठीक है, कहते हैं ना भावी प्रधानमंत्री, हमारे भावी प्रधान जी। ठीक है, चलिए अभी पता चुनाव भी आ रहा है, तो भावी मुख्यमंत्री जी। ठीक है, चलिए तो 11 को जाएगा आपका ए वाला। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग 12 की तरफ, किसकी तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। चलिए, तो 12 वाले में अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि भैया निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, कौन सा शब्द है अनेकार्थक है। याद रखिएगा अर्थ, जो यहाँ पे शब्द लिखा है अर्थ, ये क्या है, अनेकार्थक। क्योंकि अर्थ का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब होता प्रयोजन, ठीक है, अर्थ का मतलब होता आशय। तो इसके कई अर्थ हैं, इसलिए एक ऐसा शब्द है तो अनेकार्थी शब्द है। प्रश्न संख्या 13 की आप बात करोगे तो क्या कहा कि भाई निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। तो वर्तनी की दृष्टि से अगर शुद्ध की बात करोगे तो भैया अध्ययन। ठीक है, क्या लिखा है, अध्ययन, ये क्या है, वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल आपका क्या है, शुद्ध है। चलिए, तो 13 का आपका हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 14 की अगर आप बात करोगे तो इन्होंने क्या कहा, निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण क्या है। तो भैया वर्तमान काल के 5 टाइप होते हैं। ठीक है,
भूतकाल के 6 और भविष्य काल के 3, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, पूर्व वर्तमान, अपूर्व वर्तमान, ठीक है 5 टाइप के होते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे क्या वह जाता है, ये देखिए सामान्य वर्तमान का एग्जाम्पल है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। 14 का कौन सा हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न की अगर आप बात करोगे तो भाई 15 में इन्होंने क्या कहा है, 15 में इन्होंने कहा है कि भाई निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग डी वाला, क्या इस मेले का उद्देश्य है कि, देखिए यहाँ पे की आया ना, व्यापार में वृद्धि हो सके। तो ये कैसा वाक्य है, ये सरल वाक्य नहीं है, ठीक है, क्या ये सरल वाक्य नहीं है। और याद रखिएगा ये सरल वाक्य में नहीं आता, ये किस में आ जाएगा, तो याद रखिए आ जाएगा मिश्र वाक्य में। किस में आ जाएगा, मिश्र वाक्य में। तो 15 का हो जाएगा डी। 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है भैया, तो देख के आप समझ गए होंगे, मैंने नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। भाई मैंने यह काम कर लेना चाहिए, ये कैसी बात होगी, मैंने नहीं होगा, क्या होगा, मैं होगा। यहाँ पे क्या होगा, मैं, ठीक है, या मैंने, सॉरी मैं नहीं होगा, मुझे, क्या होगा, मैंने के स्थान पे क्या होना चाहिए था, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो अशुद्धि किसमें है, मैंने, ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो 16 का आपका हो जाएगा कौन सा, ए वाला, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या बात करते हैं 17 की, अंग अंग फूले ना समाना, ठीक है, चलिए अंग अंग फूले ना समाना, ठीक है, गाना भी आपने सुना, ठीक है, अंग से अंग लगाना, ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है, चलो होली आ रहा है, ठीक है, ऐसे रंग लगाना, ठीक है। तो अंग अंग फूले ना समाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है भैया, अंग अंग फूले ना समाना मतलब यूं जान लीजिए कि बहुत आनंदित होना, ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत आनंदित। भैया इतने आनंदित हो गए हैं कि जान लीजिए कि एकदम अंग अंग फूले नहीं समा रहे हैं। कहते नहीं भैया हो तू तो भैया फूले नहीं समा रहे हो, मतलब इतने खुशी पा गए हैं कि एकदम जान लीजिए अब फूले नहीं समा रहे हैं। तो 17 का याद रखिएगा, सी वाला। चलिए 18 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 18। तो इन्होंने कहा कि भैया होनहार बीरवान के होत चीकने पात, होनहार बीरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ओ भैया होनहार बीरवान के चीकने पात क्या होगा, ये भैया जो होनहार बच्चा होता है ना, ठीक है, जो होनहार बच्चा होता है, चालाक बच्चा होता है, उसके गुण जो है ना, उसके लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, अर्थात सी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है, चिकने पात, ठीक है, जो होनहार बालक के गुण होते हैं वो बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। चलिए 18 का हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे अगर आप बात करें 19-20 में, तो याद रखिएगा 4 दिया अशुद्ध आपको छांटना है, ठीक है। चलिए 19 और 20 की बात कर लेते हैं, ध्यान देना, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे क्या दिया 19-20, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 19 में क्या कहा, इस लड़के पर किसी का डर नहीं, ठीक है, इस लड़के पर किसी का डर नहीं। तो यहाँ पे याद रखिएगा इस लड़के पर किसी का डर नहीं, तो यहाँ पे डर नहीं होना चाहिए, बस नहीं होगा, ठीक है, इस लड़के पर किसी का बस नहीं। तो 18 के बी वाले में क्या है, सॉरी सी वाले में क्या है, त्रुटि है, ठीक है। जो सी वाला दिया है कि भाई इस लड़के पर किसी का डर नहीं, तो डर नहीं यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बस नहीं। 20 की बात करोगे तो भैया पिताजी मुझको नई कमीज, ठीक है, पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए, और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, ठीक है, आगे दिया है कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पे याद रखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, पिताजी मुझको नई कमीज लाए, ठीक है, तो पिताजी मुझको नई कमीज लाए नहीं, पिताजी मेरे लिए नई कमीज लाए। तो 20 का किस में गलती, ए वाले में। ये आपका हो गया 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।